हम इस वक्त मौजूद हैं बियारिट्स फ्रांस में, जहां पर G7 सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं और G7 का क्या है मुख्य एजेंडा और भारत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मंच पे मौजूदगी के आखिर क्या है मायने, इस विषय पे बात करने के लिए बेहद खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सुरेश प्रभु जी, जो कि शेरपा हैं भारत की ओर से G7 के मंच पे। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहले तो सर यही कि G7 का जो इस बार का थीम है वो यही है कि असमानता के खिलाफ लड़ाई, फाइट अगेंस्ट इक्वालिटी। क्या मेजर कोर इश्यूज होंगे जिस पर इस इशू के तहत डिस्कस होंगे? ठीक है, ये तो बहुत ही अहम विषय रहा है और हमने देखा है कि पिछले 2008 तक 20-25 साल उससे पहले लगातार विश्व की अर्थव्यवस्था में बड़ी मात्रा में बढ़ोतरी हुई। लेकिन ये भी उसमें साथ साथ हम लोगों ने देखा कि अर्थव्यवस्था तो बढ़ गई लेकिन विषमता भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और इसलिए विषमता को लेते हुए एक तो वैश्विक स्तर पर तो विषय ही है कि आज 20 देशों के पास 86% से ज़्यादा जीडीपी है, बाकी के देशों के पास 14% है। तो एक वैश्विक स्तर पर की बात हो गई। लेकिन देश में भी हमने देखा है कि कुछ जो बहुत ही अमीर देश है, इनमें भी ये विषमता का बहुत बड़ा सवाल है कि जो मीन इनकम है और जो उनका जो पर कैपिटा जीडीपी, उसमें भी बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए विषमता एक बहुत बड़ा सवाल रहा है आर्थिक स्तर पर। दूसरी बात है सामाजिक स्तर पर। हमने देखा है कि महिलाओं का क्या स्थान होना चाहिए, महिलाओं को क्या विकास का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और यदि मिल भी रहा होगा तो क्या उनकी सामाजिक स्तर में भी उसी तरह से बढ़ोतरी हुई है कि नहीं। ये सभी सवाल आज काफ़ी सालों से पूरे विश्व में चल रहे हैं। इसके लिए मुझे लगता है ये भी एक अच्छी बात है कि इस सवाल के ऊपर भी G7 जो सालों से एक देश में पूरे समाज को, पूरे देश को, पूरे विश्व को एक संदेश देने का काम करते आई है। क्योंकि जब इस G7 का ग्रुपिंग बना तो ये सबसे अमीर देश थे। आज तो अभी स्थिति काफ़ी बदल गई है, लेकिन उस समय से लेते हुए हमने देखा है लगातार कि G7 एक नए विचार को भी प्रदान करता है विश्व के सामने। तो विषमता को लेकर ये यदि सवाल के ऊपर कोई अच्छी तरह से बातचीत होती है, कुछ अच्छे आचरण की एक नई नीति बनाई जाती है, तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छी बात है। सर, हम सब जानते हैं कि G7 सदस्य देशों में भारत नहीं है, बावजूद उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भारत को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया गया है। इसके मायने क्या है और भारत का G7 जैसे मंच पे होना क्या बड़ा संदेश देता है? देखिए, हमारे देश को आमंत्रित करना ये दो चीज़ों को अच्छी तरह से सूचित करता है। एक तो है कि नरेंद्र मोदी जी आज वैश्विक स्तर पर एक नेता के रूप में पूरे विश्व के सामने आए हैं। इन्होंने बहुत सारी अलग अलग विषयों के ऊपर अपने देश में जो काम हो रहा है उसको लोगों के सामने रखने के बाद लोगों ने भी उसको अच्छी तरह से अप्रिशिएट भी किया है। और इसलिए एक नरेंद्र मोदी एज ए लीडर आज विश्व ने उनको स्वीकारा है, ये उसको भी ये प्रदर्शित करता है। दूसरी बात, हमारे देश की जो आज तरक्की हुई है, जिसमें आप जानते हैं कि आज हम लोग जिस तेज़ी से हमारी अर्थव्यवस्था भी बढ़ रही है और पूरे विश्व में हमारा एक जो स्थान बन रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए भी देश को, भारत को अभी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और इसीलिए दोनों चीज़ को ये प्रदर्शित करता है। आपको मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, पूरे विश्व में जिसको हम कहते हैं कि अभी इंक्रीमेंटल कंजम्पशन ऑफ एनर्जी जो होगी, उसमें भारत का क्रमांक सबसे ऊपर होगा। यानी हम किस तरह से एनर्जी को यूज़ करते हैं उसके ऊपर पूरे विश्व के एनर्जी मिक्स किस तरह से बनेगी ये भी तय किया जाएगा। इसलिए भारत का स्थान इसके लिए भी बहुत बड़ा बनता है। आप यदि पर्यावरण को विषयों को लेते हैं तो किस तरह से भारत की पर्यावरण में तरक्की की जाती है, फुटप्रिंट क्या होगी, कार्बन फुटप्रिंट क्या होगी, ये भी भारत जिस तरह से अपनी नीति बनाएगा उसका परिणाम पूरे विश्व में होगा। उसी तरह से आज हमारे देश में जब भी हम गरीबी दूर करने में पूरी मात्रा में लगे हुए, तो आपको याद होगा कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल यानी 2000 तक हासिल करने के लिए हमने सामने लक्ष्य रखे थे। उसमें लिखा था कि हम गरीबी को आधा करेंगे। यदि भारत अपनी गरीबी दूर करता है तो विश्व में उसका सबसे बड़ा लाभ होगा। यानी आप कोई भी चीज़ को लेके चलते हैं तो एनर्जी हो, एनवायरनमेंट हो, पावर्टी हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, ये सभी चीज़ों के ऊपर भारत किस तरह से काम करेगा उससे तय होता है। अभी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि
इस G7 में भी ये विषय के ऊपर चर्चा चल रही है, डिजिटल इकोनॉमी। आज जिस तरह से भारत ने इस मात्रा में प्रगति की है, मुझे लगता है उसका एक परिणाम यह है कि अभी कल भी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने यूएई में और बहरीन में हमारा, जब ये आज तक वीज़ा और मास्टर कार्ड इस सब जगह में चलते थे, अब इस तरह से लगता है कि हमारा देश में बना हुआ एक क्रेडिट कार्ड या ट्रांजैक्शन करने के लिए कार्ड पूरे विश्व में चलेगा। यानी डिजिटल इकोनॉमी में देश का हमारा जो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, वो भी अभी आप ध्यान में रखते हैं। तो मुझे लगता है इसीलिए सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए G7 में लिया है। आपको सिर्फ अभी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर भी चर्चा चलेगी, आपको मालूम होगा कि हमारे देश का फॉरेस्ट कवर बड़ा है, हमारी टाइगर की जो आबादी है वो भी बड़ी मात्रा में बढ़ी है, और विश्व में आज सबसे बड़े टाइगर पॉपुलेशन तो हमारे पास ही है। और हम जानते हैं कि टाइगर का बढ़ना सिर्फ एक एनिमल की पॉपुलेशन बढ़ गई उस तक ये विषय सीमित नहीं है। टाइगर इज एट द अपेक्स ऑफ द फूड चेन। इकोसिस्टम ठीक तरह से चल रही है या नहीं चल रही है, उसका यदि आपको अनुमान लगाना है तो यदि टाइगर की आबादी बढ़ रही है उसका मतलब ये चल रही है। जैसे कि आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूँ कि पानी की क्वालिटी कैसे है, यदि आप जानना चाहते हैं तो क्या उसमें फिश घूम रहा है तो पानी की क्वालिटी अच्छी है। तो उसी तरह से पानी की क्वालिटी तय करने के लिए फिश का वहाँ घूमना हम तय करने के लिए हम एक थंब रूल से कह सकते हैं, अच्छी बात है। उसी तरह से टाइगर पॉपुलेशन का बढ़ना है, पूरी बायोडाइवर्सिटी हमारे देश में ठीक तरह से चल रही है। और हम जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी एक विषय ऐसा है, सिर्फ किसी भौगोलिक क्षेत्र से सीमित नहीं है। इकोसिस्टम इंटीग्रेटेड एक्टिविटी है। जैसे आपका शरीर, मेरा शरीर, हम नहीं कह सकते कि हाथ अलग है और पाँव अलग है। हाथ और पाँव अलग कभी हो ही नहीं सकते, एक शरीर से जुड़े हुए हैं। तो यदि हमारा शरीर ठीक नहीं है तो हम नहीं कह सकते कि हाथ ठीक है लेकिन शरीर, हाथ ठीक नहीं है लेकिन शरीर ठीक है। क्या हम कह सकते हैं शरीर ठीक नहीं, हाथ ठीक नहीं, शरीर भी ठीक नहीं है? उसी तरह से इकोसिस्टम पूरे विश्व की इंटीग्रेटेड है। इसीलिए हमने हमारे देश में जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के लिए, प्रमोट करने के लिए जो काम किया है, उसका परिणाम पूरे विश्व को भी अच्छी तरह से मिलेगा। क्या प्रधानमंत्री जब 2 सेशन में संबोधित करेंगे, एक डिजिटल को लेकर, एक क्लाइमेट को लेकर, क्या ये एक बड़ा मौका होगा, बड़ा मंच होगा जहां से भारत ने जो भी अभी तक प्रयास किए हैं और भविष्य के लिए जो हम बड़े प्रयास करने जा रहे हैं इस दिशा में, उसके बारे में दुनिया को बताने का एक बड़े मौके के तौर पर होगा? दुनिया भी देखेगी कि आखिर भारत ने क्या करके दिया है। देखिए, 2 चीज़ है। एक तो हम लोगों ने इतनी सभी कठिनाइयों के बावजूद जो योगदान पर्यावरण की रक्षा के लिए, क्लाइमेट चेंज में जितने भी हमारे सामने चुनौती आ रही है उसको लड़ने के लिए जो काम किया है, वो एक पॉजिटिव वे से हमारा जो योगदान है वो दिखाना तो एक बात तो ही है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम दिखा सकते हैं, जैसे कि एनर्जी मिक्स। आज हमारा देश 1 लाख मेगावाट सोलर एनर्जी और 70,000 मेगावाट विंड एनर्जी करने के दिशा में चल रहे हैं। एनर्जी एफिशिएंसी में हम लोगों ने बड़ी मात्रा में सफलता पाई है। मुझे याद है जब मैं देश का ऊर्जा मंत्री था, उस समय हम लोगों ने इस कानून को पारित किया था, एनर्जी एफिशिएंसी लॉ। उस समय लोगों ने ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बनाया था, 18 साल पहले की बात है। आज उसी के तहत हर इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम लोगों ने एनर्जी एफिशिएंसी के नॉर्म्स लगाए। हर बिल्डिंग इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू ग्रीन हाउस गैसेस। तो उसमें जो एलईडी लाइट्स है उसमें भी काम जो शुरू हुआ था बड़ी मात्रा में पिछले 5 साल में हुआ है। उसी तरह से हम लोगों ने एनर्जी मिक्स बदलने के लिए काम किया, एक बहुत बड़ा योगदान लोगों के सामने रखने के लिए है। उसी तरह से जो अभी मैं जैसे बता रहा था कि फॉरेस्ट कवर की बात है, बायोडाइवर्सिटी की बात है। बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन बनने के बाद हमारा पहला देश था कोस्टा रिका के बाद, जिन्होंने उस समय एक कानून बनाए थे, क्योंकि मैं उस समय पर्यावरण मंत्री था। और इसलिए अब जानते हैं कि ये सभी चीज़ों के ऊपर बड़ी मात्रा में काम हमारे देश में, खास करके पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद उसके नेतृत्व में हुआ है। उसके बारे में जानकारी देने का एक मौका तो प्रधानमंत्री जी करेंगे। लेकिन दूसरी बात यह है, तो इसके लिए मैंने कहा 2 बातें। एक तो हमने जो पॉजिटिव काम किया लोगों के सामने रखे, लेकिन दूसरी बात यह भी है जो हमारे देश की नहीं सिर्फ, लेकिन पूरे विकसनशील देशों की चिंता है कि जो पर्यावरण में जो बदलाव आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, उसका बहुत विपरीत परिणाम हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर हो रहा है। जैसे कि
आप जानते होंगे आज भी एडाप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा विषय है, एडाप्टेशन। तो एडाप्टेशन है ना, उसका मतलब ये हुआ कि बहुत, तो अभी आपने देखा हमारे देश में दो चिंता हमेशा रही है, पानी गिरता है तो इतना गिरता है कि सब परेशान हो जाते हैं, और पानी नहीं है तो सिर्फ पानी को एक एक बूंद को लेकर लोग तरसते रहते हैं। तो ये पानी को लेकर जो चिंता है वो पर्यावरण का ही एक विषय है, और ये शास्त्रज्ञों ने काफी समय से बात कही थी कि पानी इतना बरसेगा कि लोग परेशान हो जाएंगे, और ऐसी व्यवस्था भी होगी जब पानी आएगा ही नहीं। तो इस व्यवस्था को डील करने के लिए एडाप्टेशन चाहिए। यू हैव टू अडॉप्ट टू दिस रियलिटी। ये जो बदलाव हो रहा है, दिस चेंज इज द रियलिटी, वी हैव टू अडॉप्ट टू इट। तो ये जो बात है, ये करने के लिए बड़ी मात्रा में रिसोर्सेज चाहिए, और रिसोर्सेज विकसनशील देशों के लिए हम एडाप्टेशन के लिए डाइवर्ट करते हैं, तो हमारी जो बाकी को जो चिंता रही है, हमारी जो प्राथमिकता रही है, प्रायोरिटीज थी, उसके ऊपर तो हम ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो एक बहुत बड़ी चिंता विकसनशील देशों की रही है, इससे भी हम ध्यान आकर्षित करेंगे, और ये करेंगे इसीलिए कि पर्यावरण में जो बदलाव आ रहे हैं उसका कारण भारत नहीं है, उसका कारण विकसनशील देश नहीं है। ये हुआ इसीलिए कि जब औद्योगिक क्रांति हुई पूरे विश्व में, और उस समय औद्योगिकरण की दिशा में जिस तरह से कदम उठाए गए, और उसके कारण जो ग्रीन हाउस गैसेस पूरे पर्यावरण में चले गए, उसके कारण से आज बदलाव हो रहे हैं। तो उसमें हम लोग कोई है नहीं कि जैसे आप कहेंगे कि वर्ल्ड कप फुटबॉल में आपका प्रदर्शन ठीक नहीं रहा, यदि आप उसे पूछते तो मैं कहूँगा लेकिन मैं खेला ही नहीं तो प्रदर्शन ठीक कैसे होगा। यदि औद्योगिक क्रांति में हम लोग थे ही नहीं, क्योंकि इसलिए तो विकसनशील देश उनको कहते हैं, तो वो थे नहीं तो उनका कोई उसमें कोई कॉन्ट्रीब्यूशन होगा ही नहीं। तो इसीलिए मैं मानता हूँ ये हमारी एक बहुत बड़ी चिंता ये रही है कि पूरी मात्रा में हमारे जैसे देश के लिए एक विकास करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो देने के लिए भी पूरे जिन्होंने ये पर्यावरण में बदलाव लाए उनको भी कुछ योगदान देना चाहिए। दूसरा विषय उससे जुड़ा हुआ वो है टेक्नोलॉजी का। एक तो रिसोर्सेज फाइनेंशियल चाहिए, दूसरे टेक्नोलॉजिकल चाहिए। अडेप्टेशन करने के लिए भी टेक्नोलॉजी चाहिए, जैसे कि अभी फ्लड रिलीफ है, या आपको क्लाइमेटिक चेंजेस जो हो रहे हैं उसमें हमारे जैसे कि देखिए 2% 2 सेंटीग्रेड से यदि हमारा तापमान बढ़ता है तो गेहूं हो नहीं पाएगा, क्योंकि गेहूं की क्षमता ही नहीं है कि इतने बड़े तापमान में गेहूं का आप फसल उगा सकते नहीं हो सकेगा, तो कैसे जिएंगे हम लोग। तो इसका भी चिंता है। सर, महत्वपूर्ण चीज़ ये भी कि जिस समय G7 सम्मेलन हो रहा है तो दुनिया भर में इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है कि जो ट्रेड वॉर को लेकर इशू बना हुआ है, और अभी तक जो वर्ल्ड कम्युनिटी के जो लीडर्स यहाँ पे आए हुए हैं सदस्य देशों के, उन्होंने भी अपने कंसर्न शो किए हैं इसको लेकर। आपको लगता है कि ट्रेड वॉर एक बहुत बड़ी चिंता, वैश्विक चुनौती के तौर पर सामने है और भारत भी इससे कहीं अछूता नहीं है? देखिए, ट्रेड वॉर एक यानी जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते ट्रेड वॉर, उससे हटके हम इस विषय के ऊपर देखते हैं तो मुझे लगता है कि भारत को इसकी बहुत बड़ी चिंता है। ट्रेड वॉर यानी आप मैं लड़ रहा हूँ, इसके ऊपर इतना सीमित विषय नहीं है, हम उसको थोड़े से और ही व्यापक स्वरूप से देखना चाहते हैं। जब 2017 दिसंबर में ब्यूनस आयर्स में अर्जेंटीना में जब मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई, उसमें का मैं देश का नेतृत्व में ही कर रहा था उसमें कॉमर्स मिनिस्टर की हैसियत से, तो हमने देखा कि पूरे विश्व के सभी लोग ये सोचने के लिए तैयार ही नहीं है कि हम सब लोग एक ही हवाई जहाज से सफ़र कर रहे हैं, तो एक हवाई जहाज गिरता है तो हम सब मर जाएंगे। ये हम छोड़ के हम सिर्फ चिंता करें कि मेरे सीट के ऊपर मैं बैठा हूं तो मेरी किस तरह से काम किया जाएगा। मेरी सीट एक हवाई जहाज का एक हिस्सा है, जो मेरी सीट ठीक नहीं चलेगी जब हवाई जहाज ठीक नहीं चल सकता है। तो इसलिए उसको लेके हुए हम लोगों ने वहीं पे ऐलान किया था कि हम एक मिनी मिनिस्ट्रियल, एक वैश्विक ट्रेड व्यवस्था को ठीक करने के लिए हम जल्द बुलाएंगे, ताकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से सुधारा जाए उसके ऊपर काफी व्यापक स्वरूप से बात हो सकती है। 57 देशों को हमने बुलाया। आज पूरे विश्व में इतना बड़ा मिनी मिनिस्ट्रियल कभी हुआ ही नहीं था, क्योंकि मिनी का मतलब छोटा होता है, 20-22 लोग आते हैं। तो मिनी, आप जानते हैं मिनी ड्रेस पहनते हैं तो छोटा, भी मैं पूरा पहनूंगा तो मैं मिनी उसको नहीं कह सकता हूँ। तो हम लोगों ने इसके ऊपर लीडरशिप ली, सभी देशों को बुलाया जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज है। उसके बाद इसी साल में अप्रैल महीने में वापस मैंने 22-25 देशों को बुलाया था,
सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज को। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि आज ट्रेड को लेते हुए पूरे विश्व को चिंता करने की इसलिए ज़रूरत है कि यदि WTO के तहत ट्रेड नहीं चलता तो सबका नुकसान होगा। आपको ये मान के चलना चाहिए कि हम ये नहीं सोच सकते कि मैं बच जाऊंगा, कि सब लोग एक ही जहाज में, तो सब लोग उस सफ़र करेंगे और उसको ठीक करने के लिए सभी को साथ में मिलकर काम करना चाहिए। इस विचार को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस बात कही थी। जब नरेंद्र मोदी जी जब डावोस में गए थे 2 साल पहले, उस समय भी उन्होंने एक विचार पूरे विश्व के सामने रखा था कि ओपन ट्रेड होना चाहिए, उसमें हम सबको वैश्विकीकरण, ग्लोबलाइजेशन का लाभ हम सब लोग किस तरह से ले सकते हैं उसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा था कि भारत इस बात का समर्थन करता है कि पूरी वैश्विक व्यवस्था एक अच्छी तरह से डेमोक्रेटिक तरफ से चलनी चाहिए। WTO एक ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो डेमोक्रेटिक है, पार्टिसिपेटरी है, ओपन है, रूल बेस्ड है। तो मुझे लगता है इसको चलना चाहिए और इसलिए हम इस पूरी मात्रा में इस विषय को समर्थन करते हैं। और मैंने देखा है कि बहुत सारे देशों का समर्थन हमारी बात के लिए भी है। जब हमने भी जब मिनी मिनिस्टर बुलाए थे तो उसको हमने देखा ही, सब लोग आगे हमने जब बुलाया तब। लेकिन आज भी मैं यहाँ भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे देशों को इस बात का विश्वास है कि भारत अच्छी सही विचार लोगों के सामने रख रहा है, तो मुझे लगता है उसको लेकर चलना चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पे भारत को जाना जाता है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी और फ्रांस की तरफ से कोशिश ये है कि जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उसके प्रोटेक्शन को लेके किस प्रकार से दुनिया में आगे बढ़ा जाए। जब हम इनइक्वालिटी से फाइट की बात करते हैं, वो एक बड़ा संदेश भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी का क्या होगा इस पूरे मंच की तरफ से? देखिए, इसमें एक सेशन है जी, डेमोक्रेसी और डिजिटल इकोनॉमी, यानी लोकतांत्रिक विचार को आगे लाने के लिए डिजिटल व्यवस्था जो पूरे विश्व में बन रही है वो अपने आप में किस तरह से योगदान देगी उसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। मुझे लगता है दोनों चीज़ों में भारत ने बड़ी मात्रा में सफलता हासिल की है। जी, एक तो लगातार पिछले 75 साल, अभी 2 साल में पूरे होंगे हमारी स्वतंत्रता पाने के बाद, हमने लगातार स्वतंत्रता को, लोकतांत्रिक विचारों को लेते हुए ही हमारे देश को चलाया और ये सबसे बड़ा जनतंत्र है। ये तो हम लोगों के सामने रखेंगे। दूसरी बात, आज जो 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात चल रही है और जिसमें डिजिटल रिवॉल्यूशन ही उस 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को आगे ले चलेगी, उसमें भी हम लोगों ने बड़ी मात्रा में सफलता पाई है। आज हमारे गांव-गांव में लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करें। स्मार्टफोन हमारे देश में सबसे ज़्यादा आने वाले दिनों में उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म से डेमोक्रेसी को किस तरह से बढ़ाया जाए, इसका और अच्छा उदाहरण हमारे देश के अलावा कहीं हो ही नहीं सकता है। तो प्रधानमंत्री जी दोबारा प्रधानमंत्री चुन के आए हैं इतने बड़ी बहुमत से, और उसका एक बहुत बड़ा योगदान इससे ये भी रहा है कि उन्होंने जिस तरह से लोगों को एम्पावर किया अलग अलग विषयों के ऊपर, और उसमें डिजिटल तरीके से किस तरह से एम्पावर किया, ये भी यदि आप देखते हैं तो मुझे लगता है एक देश के सामने नरेंद्र मोदी जी ने जो विचार रखा है वो आज विश्व के सामने रखने का भी एक अच्छा मौका है। और हम जब जानते हैं कि आज देश जिस तरह से तरक्की कर रहा है उसका लाभ पूरे विश्व को मिलेगा यदि भारत बढ़ता है, क्योंकि 17% पूरे विश्व की जनसंख्या हमारे देश में है। तो यदि हम 17% लोग बढ़ते हैं बड़ी मात्रा में, हम समझिए हर 5 आदमी में 1 भारतीय, ऐसे समझते चलिए, तो कितना बड़ा योगदान हमारा देश का पूरे विश्व को बढ़ाने में होगा। तो ये भी हम, मुझे लगता है सब लोग उसको भी सही मान में मानेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जी, शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये थे सुरेश प्रभु जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर भारत तरक्की करता है तो दुनिया को इसका फ़ायदा मिलेगा, और भारत की अपनी जो सक्सेस स्टोरी है वो शायद आज इस मंच के माध्यम से दुनिया के सामने जब जाएगी तो दुनिया को भी इस बात का एहसास होगा कि आखिर भारत ने कितनी कुछ तरक्की की है। तो हमारे साथ में सुरेश प्रभु जी थे जो बता रहे थे कि G7 के मंच पर भारत की मौजूदगी और G7 के एजेंडे में क्या कुछ खास है। फिलहाल इस विशेष पेशकश में इतना ही। मेरे सहयोगी कैमरामैन के राना के साथ मैं आर्यन प्रताप सिंह, बिहारिट्स, फ्रांस।